जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वह आपको 12वीं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए जो 2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपके जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसका जो 14 लेसन है भारत का विभाजन एवं अलिखित स्रोतों से अध्ययन, उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी इस चैप्टर का 2 क्लास जो है वो आपको हो चुकी है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसे आप देख लेंगे। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। आज के सेशन का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो आपको क्या है, क्योंकि पहले 2 सेशन में हम लोग 20 तक के जो क्वेश्चन थे उसको हम लोग क्लियर किए थे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। उम्मीद है कि सभी लोगों को ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको दिखते होंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। देखिए कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। क्या है, किस वर्ष हुआ था, यही आपका क्या है कि आपको प्रश्न है। तो देखिए, तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ऑप्शन ए कह रहा है 1920, ऑप्शन बी कह रहा है 1930, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1942। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था साथियों, वह आपको कब हुआ था जानते हैं? तो यह आपको 1942 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो देखिए ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपको गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। क्या है कि आपको एक आंदोलन था, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि सर गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो कुछ प्रमुख आंदोलन थे वो कौन कौन थे, उसके बारे में बताइए। तो देखिए गांधी जी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें से एक था आपको चंपारण सत्याग्रह। क्या है, चंपारण सत्याग्रह। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। इसके बाद जो है वो आपको अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। क्या है, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। कौन आंदोलन? तो अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। उसके बाद है आपको खेरा किसान आंदोलन। क्या है, खेरा किसान आंदोलन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो है चलाए गए कुछ प्रमुख आंदोलन के बारे में बताइए। तो देखिए इसमें क्या है, चंपारण सत्याग्रह, इसके अलावा आपको अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, इसके अलावा आपको खेरा किसान आंदोलन, और चौथा जो होगा वो आपको असहयोग आंदोलन। क्या है, असहयोग आंदोलन। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। कौन से आंदोलन होंगे? तो आपको असहयोग आंदोलन। उसके बाद 5वां जो है वो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए क्या कर रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि गांधी जी के द्वारा एक जो बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था वह कौन था? तो वह था आपको भारत छोड़ो आंदोलन। जो अंग्रेजी सत्ता की जो नींव थी उसे क्या कर दी थी कि आपको हिला दी थी। तो इसे कहेंगे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए तो गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन जो थे वो आपको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चलाए गए थे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो कि आपको 1917 में गांधी जी के द्वारा जो था वो आपको चलाया गया था। फिर यहाँ से बात है कि आपको अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। तो अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा 1918 में चलाया गया था, ठीक है ना। फिर है यहाँ से खेरा किसान आंदोलन, यह भी आपको 1918 में चलाया गया था। फिर है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक जो था वह गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह आपको 1930 से 31 और आपको 32 से 34, यानी कि 1932 से 1934 तक जो फिर से चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपको 1942 से 1944 तक जो थे वो आपको चलाए गए थे। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से साथियों समझना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो कुछ प्रमुख आंदोलन है उसका नाम बताइए, तो आप क्या कहोगे? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना, जो कि आपको 1917 में। अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन जो कि 1918 में। और ये जो अहमदाबाद है ये आपको है कहाँ? तो ये आपको गुजरात में है। और एक चीज याद रखिएगा कि अहमदाबाद को हम लोग ना भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। और यह गुजरात का सबसे बड़ा क्या है कि आपको जिला है। तो यहाँ से ये भी चीज याद रखिएगा कि ये जो अहमदाबाद है यह क्या है? तो ये आपको गुजरात में है। और यह गुजरात का क्या एजेंट है? तो आपको सबसे बड़ा क्या है कि आपको जिला है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। कब तक चला था? 1922 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन
1930 से 31 तक पहले टर्म में, फिर आपको जो दूसरा टर्म था उस दूसरा टर्म में जो था 1932 से 34 चला था। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, यानी कि 1942 में, ठीक है ना। और किसके नेतृत्व में, तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको साथियों अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसे समझेंगे। देखिए कह रहा है कि 1947 में, ठीक है ना, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, समझिएगा, जहां दिक्कत होगी बताइएगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए कह रहा है विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, रॉबर्ट बालफुल। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय जो आपको ब्रिटेन में सरकार थी वो आपको किसकी थी जानते हैं, लेबर पार्टी की। और उसके जो प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे, तो एटली साहब थे, ठीक है ना। और इनका संबंध जो है वो आपको लेबर पार्टी से, क्या है, लेबर पार्टी से। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो आप क्या कहोगे, लेबर पार्टी की सरकार थी। फिर यहाँ से एक बात आती है कि जो क्लीमेंट एटली है ये आपको प्रधानमंत्री कब बने थे, तो 1945 में जो आम चुनाव हुआ था उस आम चुनाव में इन्होंने विंस्टन चर्चिल को हराकर प्रधानमंत्री बने हुए थे। फिर यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन आएगा विंस्टन चर्चिल। तो देखिए तो ये जो विंस्टन चर्चिल है ये आपको द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय, ठीक है ना, आपको क्या थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं, विंस्टन चर्चिल। रैमजे मैकडोनाल्ड, इस रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की क्या किए थे, कि आपको घोषणा किए थे, क्या कहते हैं, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि आपको ये जो रॉबर्ट वालपोल है यह कौन है, तो यह आपको ब्रिटेन के क्या है कि आपको प्रथम प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे, प्रथम प्रधानमंत्री। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप क्या कहोगे जानते हैं, रॉबर्ट वालपोल। तो देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझिए, आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली का संबंध किस पार्टी से है, तो आप कहोगे लेबर पार्टी से। और क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कब बनते हैं, तो ये आपको 1945 में, किसे हराकर, तो विंस्टन चर्चिल को। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन जो है एक और पूछा जाएगा कि बताइए कि विंस्टन चर्चिल जो थे वो कौन थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और द्वितीय विश्व युद्ध साथियों 1939 से 1945 तक, यानी कि 6 वर्ष चला था। इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की क्या किए थे, घोषणा किए थे। कब किए थे, तो आपको 16 अगस्त 1932 को इसने क्या किया था कि आपको सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। रॉबर्ट वालपोल कौन थे, तो ये आपको ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड है इसी के समय में क्या हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा कि बताइए कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपको कितने आयोजित हुए थे। तो देखिए तो 3 गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपको आयोजित हुए थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा जो हुआ था वो आपको 1932 में। तो इन चीजों को समझना है। तो देखिए तो 1930 में जो आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यह कहाँ आयोजन हुआ था जानते हैं, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ना साथियों, वह आपको लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में। फिर यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो इसका आयोजन भी जो हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, तो आपको लंदन में ही हुआ था, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन कब हुआ था, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 1932 में हुआ था। और यह भी गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे, तो आप याद रखिएगा कि वह आपको लंदन में ही क्या हुए थे कि आपको आयोजित हुए थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कौन किए थे, तो हम कहेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है ना। तो ये कह रहा है आपका 22 नंबर प्रश्न कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वह आपको लॉर्ड एटली थे, ठीक है ना। और लॉर्ड एटली जो थे वो आपको लेबर पार्टी से संबंध रखते थे, और जबकि विंस्टन चर्चिल जो थे वो आपको क्या था कि कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखता था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और
एक प्रश्न के एनालिसिस में हम आपको इतने आंसर इसलिए बताते हैं, इतनी चीज़ों का एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है वो आपको न छूटे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जो 22 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। क्या कह रहा है कि किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक क्या आपको भारत छोड़ देगी, क्या करेगी, भारत छोड़ देगी। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि किस वायसराय ने कहा था कि जून 1948 तक क्या है जानते हैं कि आपको मतलब कि ब्रिटेन की जो सरकार है वह जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। ऑप्शन ए में कह रहा है विंस्टन चर्चिल, उसके बाद क्या है क्लेमेंट एटली, उसके बाद क्या है लॉर्ड माउंटबेटन, किसी ने नहीं। तो देखिए तो ये जो हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन, क्या हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और इसकी जो घोषणा किए थे क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में 20 फरवरी 1947 को, कितना को 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ था कि लॉर्ड एटली ने ब्रिटेन की संसद में घोषणा किया था कि जून 1948 तक क्या होगा कि ये जो सरकार है ब्रिटेन की सरकार वो भारत को क्या करेगी कि आपको छोड़ देगी, क्या करेगी, छोड़ देगी। इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है ना। और इसी घोषणा को लेकर क्या हुआ था कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो आपको भारत आया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि सर लॉर्ड माउंटबेटन भारत कब आया था, तो यह आपको 24 मार्च 1947 को भारत का वायसराय बनकर क्या हुआ था कि आपको आया था, क्या है आया था। तो यहाँ से दो चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। भारत आने के बाद तो वह कहा था आपको लॉर्ड माउंटबेटन ने, जबकि ब्रिटिश संसद में इसकी घोषणा 20 फरवरी 1947 को कौन किया था, तो वह आपको क्लेमेंट एटली ने। तो यहाँ से लॉर्ड एटली से आपको एक प्रश्न और भी पूछे जाएंगे, किस पार्टी से थे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है कि ये आपको लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से। और ये जो देख रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, यह आपको भारतवर्ष का अंतिम वायसराय थे, कहते हैं भारत वर्ष का अंतिम वायसराय। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय था वह कौन था। तो साथियों भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय था वह आपको लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या होगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये भी जो थे आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन थे, तो वो भी आपको लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब आता है, 24 मार्च 1947 को। किसने, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की संसद में कि ब्रिटेन की सरकार जून 1948 तक भारत को छोड़ देगी। तो वह आपको इटली साहब ने कब घोषणा किया था, तो 20 फरवरी 1947 को। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 23 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा। और इसी में अगर आपसे पूछा जाता है क्या जानते हैं, प्रधानमंत्री, तब हो जाता है आपको कौन जानते हैं, तो हो जाता है इटली साहब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको सी होगा, क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो दोनों प्रश्न को अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है इसे भारत का जो वायसराय बनाकर भेजा गया था कब, तो 24 मार्च 1947 को। आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और भारत विभाजन की जो योजना है 3 जून 1947 को वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन ने ही क्या किया था कि आपको पेश किया था। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारत विभाजन क्या है, भारत विभाजन क्या है, भारत विभाजन की जो आपको योजना है 3 जून 1947 को वो किसने पेश किया था, तो क्या कहेंगे, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया था। तो देखिए तो जितने भी चीज आपको इस एनालिसिस में बताया जा रहा है इन सारे चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए कि हमारा 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अभी आप लोग को तो दिखता होगा नहीं, लेकिन आइए कोई बात नहीं है, अब दिखेगा, क्या होगा, दिखेगा। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है प्रश्न, ठीक है ना। सभी लोगों को दिखते होंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो बताइए, फिर थोड़ा सा और बड़ा कर देते। देखिए अब मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे को ये प्रश्न जो होंगे वो आपको दिखते होंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, ठीक है ना। कह रहा है कि आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर बी आर
अंबेडकर, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है यह पुस्तक आपको कब लिखी गई थी? 1944 में। और कहाँ लिखी गई थी? तो ये आपको अहमदनगर जेल में। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि अहमदनगर जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मतलब किस आंदोलन में भाग लेने के कारण रखा गया था? तो कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी को क्या था कि अहमदनगर जेल में रखा गया था? तो आप क्या कहोगे? जवाहरलाल नेहरू। फिर यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनके बारे में याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड, क्या है? इंडिया, ठीक है ना, डिवाइडेड, क्या है? डिवाइडेड नाम की जो पुस्तक लिखे थे वो कौन लिखे थे? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि आपको बांकीपुर जेल में जो था वो आपको रखा गया था। लाल बहादुर शास्त्री, इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। अब तक के हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में उसमें ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो है वो आपको विदेश में क्या है कि आपको हुई थी। और अब तक के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो है वो आपको कब हुई थी? तो साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है वो आपको 11 जनवरी 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को, जब यह ताशकंद समझौता करने के लिए क्या हुए थे कि उस समय के सोवियत संघ में गए थे, उसी समय क्या हुई थी कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 11 जनवरी 1966 को। कहाँ हुआ था? तो ये आपको ताशकंद में। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, वो नारा क्या है? तो आपको जय जवान जय किसान, क्या है? जय जवान जय किसान। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो कौन दिया था? तो आप क्या कहोगे? तो कहेंगे हम लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से है आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देखिए संयोगवश आज जो है 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को क्या हुआ था कि आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो आपको मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इन्हें हम लोग भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माता जो है वह किन्हें कहा जाता है? तब क्या कहोगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, ठीक है ना। यानी कि भारतीय संविधान के जो निर्माण का श्रेय जाता है, ठीक है ना, वो किन्हें जाता है? तो डॉक्टर BR अंबेडकर को। क्योंकि संविधान बनाने वाली जो आपको सबसे प्रमुख समिति थी वो थी आपको प्रारूप समिति, उसी के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे, ठीक है ना। संविधान सभा के द्वारा जितनी भी समितियां गठित की गई थी सारी समितियां जो है वो आपको क्या था कि ड्राफ्टिंग कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपती थी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि सर संविधान सभा में बाबा साहब का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा में बाबा साहब का जो निर्वाचन है वो आपको पूर्वी बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से हुआ था, ठीक है ना। यानी कि आरंभ में, कहाँ है? आरंभ में जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय की बात हो रही है। तो इनका जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो आपको पूर्वी बंगाल से। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत विभाजन के बाद क्या होता है कि इनका जो निर्वाचन होता है पुनः वह आपको बम्बई से होता है। तो देखिए तो इस क्वेश्चन में ना लड़का लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो है संविधान सभा में कहाँ से हुआ था। तो देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। भारत का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले ये पूर्वी बंगाल के जो क्षेत्र था उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जबकि आपको भारत का विभाजन होता है तो ये पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र जो है वो आपको पाकिस्तान में चला जाता है। तब चलकर क्या होता है कि बाबा साहब का फिर से जो होता है आपको निर्वाचन किया जाता है कहाँ से? तो आपको बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से। और इस बम्बई के पुणे सीट को जो खाली करते हैं वो आपको MR जैकर ने खाली किया था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो कौन लिखे थे? अहमदनगर जेल में। तो हम क्या कहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। ये जो 25 नंबर प्रश्न है साथियों यह क्या कह रहा है इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम जो था वो आपको किसने किया था? यह क्वेश्चन आपसे जो है आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है ना, सर्वप्रथम जो है वो आपको किसने किया था?
ऑप्शन ए कह रहा है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी जो है आपको सी रंगराजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो आपको 1867-68 में क्या कहते कि आपको लगाए थे, और भारत के प्रति व्यक्ति आय को सालाना 20 रुपया जो थे वो आपको बताए थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था, तो हम क्या कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने। कब किए थे, 1867-68 में। तो इन चीज़ों को याद रखना है। फिर यहाँ से दादा भाई नौरोजी से एक चीज़ आप याद रखिएगा, इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी। क्या है, पॉवर्टी एंड क्या है, एंड अन क्या है, अन ब्रिटिश क्या है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या है, रूल इन इंडिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो क्या कहेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके अलावा आपको जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी कहने का मतलब है कि भारत से जो धन निष्कासन का सिद्धांत था, ठीक है ना, तो इस धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में भी सबसे पहले जो आपको चर्चा किए थे वो आपको कौन किए थे जानते हैं, तो आपको दादा भाई नौरोजी ने। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को भारत में जो दिए थे वो कौन दिए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। 1886 में जो कि आपको कलकत्ता अधिवेशन में बने थे, क्या बने थे, कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद आपको 1893 में ये आपको लाहौर अधिवेशन में बने थे, कहाँ बने थे, लाहौर अधिवेशन में बने थे। तो इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद 1906 में, कितना में, 1906 में किस अधिवेशन में बने थे, तो फिर से आपको कलकत्ता अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो देखिए तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले जो पहले भारतीय थे वो आपको दादा भाई नौरोजी थे। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद का सदस्य कब बने थे, तो ये आपको 1800 कितना में, तो आपको 92 ईस्वी में। और यह आपको ब्रिटेन के फिन्सबरी से चुनाव जीतकर क्या हुए थे कि आपको पहुंचे हुए थे, कहाँ जानते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और पीसी महालनोबिस, तो देखिए तो आज़ादी के बाद जो राष्ट्रीय आय समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे, कौन जानते हैं, पीसी महालनोबिस। सी रंगराजन, जिन्होंने आपको 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को क्या किए थे कि आपको तैयार किए थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको देख लेना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो साथियों 25 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो सर्वप्रथम किए थे वो आपको दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कब, 1867-68 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के जो लेखक है वह कौन है, तो वह है आपको दादा भाई नौरोजी। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले कौन दिए थे, तो क्या कहेंगे, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब रहे थे, तो आपको 1886 में, 1893 में और 1906 में। किस अधिवेशन में बने थे, ये सारा चीज आपको यहाँ पर बताया जा चुका है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम क्या थे कि आपको पारसी अध्यक्ष थे। तो उम्मीद है साथियों कि ये सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे और कुछ बातों को क्या करेंगे कि आपको जानेंगे। देखिए क्या कह रहा है तो कहने से पहले हम प्रश्न के साइज को थोड़ा सा क्या कर देते हैं कि आपको बड़ा कर देते हैं। क्या है, बड़ा कर देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से क्या है कि आपको संबंधित है, यह आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। कल भी इसके बारे में हम लोग क्या किए थे कि आपको चर्चा किए थे। देखिए कह रहा है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से क्या है कि आपको संबंधित है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बारदोली आंदोलन, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही क्या था कि आपको मतलब कि ऑपरेशन जीरो आवर जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो देखिए इसमें कौन सा आंदोलन कब तक चला था इसको जान लीजिए। तो देखिए तो 1920 से आपको 22 तक जो चला था भारत ये असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जो था यह आपको प्रथम जन आंदोलन था जो कि आपको गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, तब क्या कहोगे, तो कहेंगे असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था। उसके बाद है गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो दूसरा जन आंदोलन था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आपको 1930 से 31, ठीक है ना। फिर आपको दूसरे टर्म में
1932 से 1934 तक जो था वो आपको चला था, और यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया क्या था कि आपको दूसरा जन आंदोलन था। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों 1942 से 1944 तक जो था वो आपको चला था। उसके बाद है बारदोली आंदोलन, जो कि आपको 1928 में चला था, और इस बारदोली आंदोलन में जो मुख्य भूमिका निभाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है कि बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा सरदार की उपाधि जो थी वो आपको दी गई थी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सभी के सभी आंदोलन जो है वो आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या है कि आपको चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो था ये आपको चलाया गया था। तो यहाँ सबका एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो महात्मा गांधी है इनको महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? तो ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 26 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है इसे समझिए, ठीक है ना। आजा मेरी माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई। चलो बच्चों देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है वो आपको कब पारित किया था। देखिए मतलब ये एक ऐसे प्रश्न है जिसको हम आपको कितना बार जो है आपको समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। जो हमारे नए बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद हो जाएंगे, और जो पुराने उनके लिए थोड़ा सा और भी यह बूस्टर साबित होगा, क्योंककि आपका रिकॉल हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? ऑप्शन ए कह रहा है 1933 में, ऑप्शन बी 1937 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1940 में। तो देखिए तो मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था वो आपको 1940 में। कितना में? 1940 में। और किस अधिवेशन में जानते हैं? तो आपको लाहौर अधिवेशन में। क्या है? लाहौर अधिवेशन में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1940 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, तो आप क्या कहोगे कि सर वह आपको लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसी में मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि आपको पाकिस्तान के जो प्रस्ताव है उसको क्या किया था कि आपको पारित किया था। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपको क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है 1938 से। तो 1938 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी, यानी कि नेताजी थे, ठीक है ना। और 1938 का अधिवेशन जो है वो आपको कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। और हरिपुरा कहाँ है? तो ये आपको गुजरात में। क्या है? गुजरात में। और एक चीज याद रखिएगा 1937। क्या है? 1937। तो 1937 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपको फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। और यह गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। तो ये जो फैजपुर है ये आपको कहाँ है? तो आपको महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। फिर यहाँ से एक बात आएगी, क्या जानते हैं 1937 में पूछेंगे कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ? फैजपुर में। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ? तो वो आपको हरिपुरा में। पूछेंगे 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको लाहौर में। देखिए 1940 का अधिवेशन जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी वो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जो कि आपको लाहौर में हुआ था। 1933 में पाकिस्तान की क्या की गई थी कि आपको यानी कि शब्द जो है उसकी रचना की गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए पाकिस्तान शब्द की रचना जो है वो आपको किस वर्ष हुई थी, तो पाकिस्तान शब्द की जो रचना है वो आपको 1933 में हुआ था। चौधरी रहमत अली ने इसकी रचना की थी। तो यहाँ से 27 नंबर प्रश्न आपका डायरेक्ट कर रहा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था, तो आप क्या कहोगे? 1940 में। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो थे वो आपको करने वाले जो थे वो आपको कौन थे। देखिए कह रहा है कि ए नंबर ऑप्शन में सर सैयद अहमद खां। क्या है? सर सैयद अहमद खां, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है मोहम्मद इकबाल। उसके बाद जो है वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद जो है वो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तो ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन किए थे वो आपको मोहम्मद इकबाल ने कब किए थे, तो आपको 1930 में। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। और द्विराष्ट्र सिद्धांत को बच्चों हम लोग अंग्रेजी में ही कहते हैं, क्या जानते हैं? तो आपको टू नेशंस थ्योरी। क्या कहते हैं? टू, ठीक है ना, नेशंस। क्या है? टू नेशंस
थ्योरी जो है वो आपको किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत को ही टू नेशंस थ्योरी कहा जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 में मोहम्मद इकबाल ने जो थे वो आपको किए हुए थे। तो इन चीज़ों को याद रखना है। और ये जो पाकिस्तान का निर्माण है बच्चों, वह आपको किस आधार पर हुआ था जानते हैं, तो पाकिस्तान का जो निर्माण है वह आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही हुआ था। तो पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था, तो 14 अगस्त 1947 को। इन चीज़ों को याद रखिएगा। और पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो आपको कौन बने थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वो आपको कौन बने थे, तो हम क्या कहेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। जबकि लियाकत अली जो थे वो आपको पाकिस्तान के क्या थे जानते हैं, तो आपको प्रथम पीएम थे। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो इसके जो पीएम बने थे वो कौन बने थे जानते हैं, लियाकत अली यानी कि प्रथम पीएम, और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे प्रथम गवर्नर जनरल। पाकिस्तान का निर्माण हुआ कब था, 14 अगस्त 1947 को, टू नेशंस थ्योरी के आधार पर। तो ये टू नेशंस थ्योरी कौन दिए थे, तो ये आपको मोहम्मद इकबाल ने दिए थे। कब दिए थे, तो आपको 1930 में थे। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है, ये सारे प्रश्न आप पढ़े हुए हैं इसलिए इस पर हम ज्यादा समय जो है वो आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का क्या था, क्या आपको छात्र था। ऑप्शन देखिए क्या क्या करे आपका, समझिए, ऑक्सफोर्ड, लंदन, वेल्स, कैम्ब्रिज। तो देखिए, तो चौधरी रहमत अली जो थे वो आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे, क्या आपको छात्र थे, क्या थे, छात्र थे। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और ये जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वो आपको कहाँ है, तो ये आपको ब्रिटेन में, कहाँ है, ब्रिटेन में। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौधरी रहमत अली जो थे वो कहाँ के रहने वाले मूल रूप से छात्र थे, तो ये जो थे आपको पंजाब प्रांत के लाहौर से संबंध रखते थे। कहाँ से संबंध रखते थे, पंजाब प्रांत का जो आपको लाहौर था उसी से यह क्या करते थे, संबंध रखते थे। और यह पढ़ने के लिए जो थे वो आपको ब्रिटेन गए थे और वहीं पर इन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट आंदोलन को क्या कहते हैं कि आपको चलाए थे। और इन्होंने पाकिस्तान के निर्माण के लिए 4 जो आपको प्रांत है उसका चयन किए थे, PAKS। तो देखिए, तो P से पंजाब, A से अफगान सीमा प्रांत और S से क्या हो जाएगा, तो आपको सिंध। तो इन चीज़ों को हम लिख देते हैं सिंध, ठीक है ना। K से आपको कश्मीर और S से जो हो जाएगा अफगान सीमा प्रांत, क्या हो जाएगा, अफगान सीमा प्रांत। और इधर जो हो जाएगा P से पंजाब। तो ये जितने भी प्रांत देख रहे हैं ये सभी जो था वो आपको क्या था, मुस्लिम बहुल प्रांत था। क्या था, मुस्लिम बहुल प्रांत था, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया, क्या जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, कि ये सभी मुस्लिम बहुल प्रांत था। इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान के निर्माण के लिए इन 4 प्रांतों का चयन किए थे। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि सर पाकिस्तान का जो शब्द है वह पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली ने कब दिए थे, तो 1933 में दिए थे। और किस विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो आपको कैम्ब्रिज के। तो ये जो आपको 29 नंबर प्रश्न है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको याद रखिएगा। चौधरी रहमत अली जो थे वह कहाँ के थे, तो आपको पंजाब प्रांत के लाहौर से संबंध रखते थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या कर रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस दिन को क्या है कि आपको काला दिन कहा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, देखिए आपको चुनना है। देखिए ए कह रहा है 14 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 16 अगस्त, डी 17 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था, तो इस दिन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष, क्या है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है या इसी को कहेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, वह मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि आपको मनाया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था वह मोहम्मद अली जिन्ना के जिद के कारण क्या हुआ था कि 16 अगस्त 1946 को संपूर्ण देश में जो था वो आपको मनाया गया था। और जहां पर आपको मुस्लिम बहुल प्रांत थे वहां पे क्या हुए थे कि भयंकर दंगे हुए थे, ठीक है ना। तो ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है इससे प्रभावित होने वाले प्रांतों में जैसे आपको जगहों में कहिए कलकत्ता था, नोआखली था, गढ़मुक्तेश्वर था, बम्बई था, बिहार था। तो ऐसे बहुत सारे आपको क्या थे, स्थान थे जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से क्या हुए थे कि आपको प्रभावित हुए थे। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया कब गया था, तो 16 अगस्त 1946 को। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि 16 अगस्त 1946 को जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था मनाया गया था, ठीक है ना, तो यह किस पार्टी के द्वारा घोषणा की गई थी, तो आपको मुस्लिम लीग के द्वारा कि हम 16 अगस्त को संपूर्ण भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे। इसीलिए इस दिन को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारतीय इतिहास का क्या कहे थे, काला दिन कहे थे। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।